मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि सभी नागरिकों को जो है कि न्यूनतम जो न्यूट्रियल फूड है वो मिलता रहे, ठीक है। बट इसके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारे काम भी कर रही है, फिर भी लेकिन इसका फ़ायदा सभी को नहीं हो रहा है, ठीक है। और किसानों के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने क्या है, सरकार द्वारा उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो भी क्या है फिक्स कर दिया गया है, ताकि किसानों को जो है प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी बहुत सारे जो है किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे स्टेट में किसान जो है वो क्या है आत्महत्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो है किसानों को इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो आज हम पढ़ेंगे। वन इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ लैंड डिग्रेडेशन, और इसका एक जो रीज़न है भूमि का निम्नीकरण भी है, ठीक है। यानी भूमि की जो नुकसान हो रहा है वो भी है। फ्री पावर टू सेक्शन ऑफ फार्मर हैज़ एनकरेज टू पंप अंडरग्राउंड टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप टू लो रेनफॉल एरियाज़, और जो किसानों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड करवाई है उसके कारण जो है किसान ऐसी जगह पर भी फसल उगा सकते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, किसानों को जो पंप अंडरग्राउंड वाटर पंप प्रोवाइड करवाए गए हैं, और ताकि किसान जो है कम रेनफॉल वाले एरियाज़ में भी फसल उगा सके। जैसे कि पंजाब में क्या है, राइस की फसल उगाई जाती है, और महाराष्ट्र में शुगर कैन, ठीक है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड वाटर पंप प्रोवाइड करवाए हैं, तो किसानों को इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। दिस सस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस वाटर शॉर्टेज इन एक्वीफायर, और ये जो अंडरग्राउंड वाटर पंप है इसकी वजह से क्या हुआ है किसानों को, तो ये सरकार ने जो है फ़ायदा करने के लिए गया है, लेकिन इससे क्या है हमारे भूमि के अंदर जो है जल का जो भंडारण है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हमारी ज़मीन के अंदर से वाटर लेवल जो होता है हमारा वो कम हुआ है, और जिसके कारण बहुत सारे कुएं और नलकूप क्या है वो सूख गए हैं। दिस हैज़ पुश्ड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर आउट ऑफ कल्टिवेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो बहुत सारे किसान हैं जो वाटर पंप नहीं लगवा सकते हैं, जो कुएं के ऊपर या नलकूप के ऊपर जो डिपेंड थे, तो उन्हें क्या हुआ, उनको अपनी जो छोटे किसानों को या जो मार्जिनल फार्मर हैं उनको अपना कल्टीवेशन छोड़ना पड़ा है। बट लेकिन जो बड़े फार्मर हैं वो अभी भी उनके, क्योंकि ये पंप जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, तो उनके पंप में पानी आता है, वो अभी भी क्या है इससे अपना खेती कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान जो है, जो दूसरे किसान जल की कमी के कारण उनको क्या है बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन एडुकेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइनेक्टिव टू द फार्मर, और जो भंडारण की जो सुविधाएं हैं या बाज़ार के अभाव में किसान जो है उससे क्या है बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं, ठीक है। यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। थस द फार्मर आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनियस एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, और इस प्रकार किसान उत्पादन और जो बाज़ार की अनियमितता है उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यानी उनको ना तो अच्छे प्रोडक्शन कर पाते हैं और ना ही उनको क्या है मार्केट अच्छे से मिल पा रही है। दे सफ़र फ्रॉम डबल डिसएडवांटेज एंड दे पे हाई प्राइस इन इनपुट सच एज HYV सीड, और क्या हो रहा है, लेकिन उनको क्या है प्रॉफिट तो मिल नहीं पा रहा है, उनको जो है दोहरी जो है डबल मार पड़ रही है, ठीक है। क्या, एक तो उनको जो है HYV सीड्स के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है, यानी महंगे बीज भी खरीदते हैं, वो फर्टिलाइज़र का यूज़ भी करते हैं, बट क्या होता है कि उसकी वजह से उन्हें जो है उनके जो जितना वो लागत लगाते हैं उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है। और दूसरी ओर उन्हें क्या है, जो उनका अपने जो फिक्स प्राइस होते हैं उन्हें अपने खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है संघर्ष करना पड़ता है। ऑल द प्रोडक्शन रीच द मार्केट स्टिमुलसली, और जितना भी प्रोडक्ट वो मार्केट में सभी किसानों का एक साथ जाता है, जिससे क्या होती है सप्लाई तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड कम होती है। दीज कोज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो, और इसकी वजह से क्या है उनका जो खरीद मूल्य है वो कम हो जाता है।
क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम होगी, तो जाहिर सी बात है बेटा कि सभी लोग जो है उनका जो खरीद मूल्य है वो कम हो जाएगा। परंतु क्या है, लेकिन मजबूरी के कारण किसानों को बेचना पड़ता है अपना सामान। इसलिए छोटे किसानों की जो जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक उनकी खाद्य सुरक्षा जो है संभव नहीं है। यानी जब तक हम छोटे किसानों को हेल्प नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक फूड सिक्योरिटी सभी के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। ओके। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसका एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। ग्लोबलाइजेशन मतलब बेटा कि सभी के लिए अपने देश की मार्केट के जो है खोल देना, यानी कोई भी कंट्री आकर यहाँ व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई एक नई घटना नहीं है, और ये तो कब से, जब यहाँ ब्रिटिश थे, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उस टाइम से ये जो है चल रही है, यानी उपनिवेश काल में सेम जो स्थिति थी। इन द 19th century when European trader come to India, at that time too Indian spices were exported to different countries of the world and farmer of South India were encouraged to grow these crops। और 19th century में जब यूरोपियन कंट्रीज़ भारत में आए तो उस समय भी यहाँ के जो मसाले थे, इंडियन जो स्पाइसेस थे, वो पूरे यूरोप में फेमस थे। ठीक है, और सभी देशों में क्या है, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जो दक्षिण भारत, जो साउथ इंडिया के में जो किसानों को इन फसल को उगाने के लिए क्या है, उनको एनकरेज किया जाता था, उनको ज़बरदस्ती फसल उगाने के लिए बोला जाता था। ठीक है, टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन आज तक भी भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स में जो स्पाइसेस हैं, इंडियन स्पाइसेस है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड ultimately cotton was exported to Britain as raw material for their टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या हुआ बेटा कि ब्रिटिश टाइम में जो इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इंडिया की जो कॉटन जहाँ पर उगाया जाता है वो बेल्ट जो है उन्होंने ब्रिटिश को अट्रैक्ट किया। ठीक है, यानी कि यहाँ आकर वो व्यापार करें। तो भारत में जो कॉटन था उसको ब्रिटेन में जो वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनके लिए उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था। यानी क्या होता था, यहाँ से तो कॉटन को रॉ मटेरियल के तौर पर ले जाया जाता था और ब्रिटेन में जाकर उससे प्रोडक्ट जो है अपना माल तैयार किया जाता था। ठीक है, तो कच्चे माल के रूप में ले जाया जाता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं, ठीक है, वो भारत में पैदा होने वाली जो बहुत अच्छी किस्म की कपास है उनकी वजह से ही वहाँ पर जो है वो फले फूले। ठीक है, यानी यहाँ से बहुत अच्छी किस्म की जो कॉटन है वो वहाँ प्रोवाइड करवा दी जाती थी और उसकी वजह से ही वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुए। You have read about the चंपारण मूवमेंट which started in 1917 in बिहार। आप बेटा हिस्ट्री में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि 1917 में जो बिहार में चंपारण मूवमेंट हुआ था। ठीक है, वो क्यों हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है उनके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता था, उनको फोर्स किया जाता था नील की खेती। ठीक है, इंडिगो की खेती उगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ये इंडिगो बहुत ज़रूरी होता है और वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ थी, ब्रिटेन में थी। ठीक है, दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिलीज। बट क्या होता था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो इन किसानों को, इन फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती जो है वो उगाने के लिए फोर्स करते थे, और जिस वजह से जो इंडियन फार्मर थे वो अपने खुद के लिए क्या है, अपने परिवार के लिए वो अनाज भी उगा नहीं पाते थे। ठीक है, यानी उनको मना कर दिया गया था कि आपको यहाँ पर जो है अनाज नहीं उगाना है, अनाज के बदले में आपको इंडिगो उगानी है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर ये जो है किसानों ने ये मूवमेंट किया था। ठीक है, चंपारण मूवमेंट है जिसका नाम। अंडर ग्लोबलाइजेशन
Particularly after 1990 farmers in India have been exposed new challenges. लेकिन जब जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके बाद 1990 से जो है भारत के किसानों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा. उनको बहुत सारे नए नए चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ा. जैसे कि डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, cotton, rubber, tea, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of highly subsidized agriculture in those countries. यानी कि जो जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट और मसालों का जो इतना बड़ा उत्पादक होने के बाद भी भारतीय जो कृषि है वो विश्व में पूरे जो विकसित देश हैं उनके साथ कंपटीशन करने में भी जो है असमर्थ है, क्योंकि उन देशों के पास बहुत ज़्यादा क्या है सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर उनको प्रोवाइड कराई जाती है. ठीक है. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड. और आजकल जो है भारत की जो कृषि है वो क्या है एक दोराहे पर खड़ी है. ठीक है. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर thrust should be given to improvement of the condition of marginalized and the small farmer. और भारत की कृषि को जो है उनको जो लाभदायक बनाना है, उनको सबसे जो है सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या है जो बहुत छोटे किसान हैं उनको उनकी स्थिति हमें सबसे पहले सुधारनी होगी. जब तक छोटे किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारी जो है कृषि में आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच. और ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, बट टुडे इट कंट्रोवर्सीज इट इज बिगिन alleged that is caused land degradation due to overuse of chemical, drying aquifer and vanishing biodiversity. जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसने बहुत सारे जो है प्रॉमिस तो किए थे, बट वो क्या है आजकल जो है बहुत सारे कंट्रोवर्सी से वो घिरी हुई है. ठीक है. उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सी है. जैसे उसके ऊपर आरोप लगाया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर जो बहुत सारे रासायन जो फर्टिलाइज़र्स का जो प्रयोग होता है, या फिर जो आपके वाटर लेवल जिसकी वजह से सूख जाता है, या बायोडाइवर्सिटी के लुप्त होने के कारण क्या है उसकी वजह से हमारी जो लैंड डिग्रेडेशन होता है. ठीक है. द की वर्ड टूडे इज जीनी रिवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक एनर्जी. और आज जो है जीन क्रांति जो है वो संकेत शब्द है. ठीक है. जिसमें जनिनिकी इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है सम्मिलित किया गया है. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें क्या है बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में ये बहुत शक्तिशाली रूप में जानी जाती है. यानी नई नई जो बीज हैं उनको क्या है बहुत अच्छे वैरायटी के बीजों को जो है हाइब्रिड्स जो वैरायटी बीज है वो जो है उत्पादित किया जाता है. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉयजेस टुडे बिकॉज इट इज़ द प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड. और आजकल जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को फार्मिंग को जो है उसको बहुत ज़्यादा उनका यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि उसमें ना तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, यानी केमिकल का यूज़ नहीं होता, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिक जो है चीज़ों का यूज़ होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालती. A few economists think that Indian farmers have a black future if they continue growing food grain in holding the that grow smaller and smaller as the population rise. कुछ जो इकोनॉमिक्स हैं जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण क्या हो रहा है कि जोत जो होती है यानी खेती के लिए जो ज़मीन होती है उसका आकार जो है घट रहा है. ठीक है. लेकिन अगर किसान इसी तरीके से खेती करते रहे तो उनका जो क्या होगा उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट क्या है जो जैसे कि किसी किसान के अगर एक किसान है उसके पास ज़मीन है तो आगे उसके बेटों में वो ज़मीन मान लीजिए उसके 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ गई. ठीक है. वो 2 फैमिली हो गई. अब वो 2 फैमिली क्या है खेती करेंगी तो इससे क्या है उस ज़मीन का जो है आकार जो है वो घट गया. ठीक है. India's rural population is about 600 million, which depend upon 250 million approximate hectare of agricultural land and average of less than half of hectare per person. यानी भारत में जो रूरल पॉपुलेशन है वो 600 मिलियन है.
ठीक है। और उनमें उसमें से जो 250 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है उस पर एग्रीकल्चर के लिए वो डिपेंड है। यानी 600 मिलियन पॉपुलेशन, ओनली 250 मिलियन हेक्टेयर जो है एग्रीकल्चर पर लैंड पर डिपेंड है। इसका एवरेज अगर हम निकालें तो एक व्यक्ति पर कितना आता है, लेस देन हाफ हेक्टेयर, ठीक है, आधे हेक्टेयर से भी जो है कम की ज़मीन उनके पास आती है। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम क्रियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप। अगर भारत के किसान जो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, ठीक है, चेंज करके वो क्या करें कि जो खाद्यान्न है यानी अन्न उगाने के स्थान पर वो जो हमारे अनाज हैं उनको उगाने की जगह अगर वो बहुत ज़्यादा कीमती फसलों को उगाएं, ठीक है, तो ये उनको चेंज करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी आमदनी अधिक हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण के जो लैंड जो डिग्रेडेशन होता है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उसके साथ साथ उसमें भी कमी आएगी। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल, क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन रिच और शुगर, राइस और शुगर, ठीक है। यानी जैसे कि फल या हम मेडिसिन जो हर्ब्स उगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं, ठीक है, या बायोडीजल फसल जैसे जट्रोफा, जोजोबा उगाते हैं। फल और फूल और सब्जियां उगाने के लिए हमें गेहूं और गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत में जो ये इंडिया में जो ये हमें जलवायु विविधता जो है, विभिन्न प्रकार की फसल उगाने में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है वो हमें इस तरह की फसलों को उगाने में हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एग्जाम्पल ऑफ क्रियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप विल मीन्स दैट इंडिया विल हैव अ इम्पोर्ट, यानी जैसे कि अगर हम अनाज के स्थान पर ऊंचे जो कीमती फसल उगाएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब यानी क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि भारत जो है अपने खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा, यानी उसे जो जब वो अनाज नहीं उगा उसको अनाज कहाँ से, बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें 1960s के रूप में जो एक आपदा के रूप में उसे देखा गया होता, अगर ऐसा होता, यानी 1960s के बाद जो हमारी रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम ये एक क्या आपदा के रूप में हम देखते इसको, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारी कीमती फसलों के उत्पादन निर्यात करके हम खाद्यान्न आयात करते हैं, तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसे चिली और इजराइल की तरह उनकी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि वो शराब, जैतून और इनका उत्पादन करते हैं, इनको निर्यात करते हैं और इनके बदले में वो जो है अनाज पाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम इस तरीके की जो है फसल को उगा सकते हैं? अभी इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विवाद कर रहा है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है इंडिया में कि अगर हम अपने अनाज वाली फसलों को उगाएं और इसके लिए अनाज वाली फसलों को ना उगाकर हम बहुत जो है कीमती फसलें, फूल, इन सब को उगाएं, फल सब्जी को उगाएं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है?